ऐसे हमारे इस कांगेर वैली के डायरेक्टर साहब धर्मशील साहब और आपके वैद्य संघ के उपाध्यक्ष श्री निषाद जी, लखनलाल जी, आपके एसडीओ साहिबान, आदरणीय सभी वैद्यराज लोग और वन विभाग के अन्य कर्मचारीगण, जैसे मैंने कहा, मैं तो यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। मेरा ज्ञान आप लोगों से बहुत बहुत कम है। आप लोग दिन और रात उसमें लगे हैं। मैं तो एक शिक्षक हूँ, पढ़ाता हूँ, तो मेरा ज्ञान जो है वो ज़्यादातर सतही ज्ञान है, बहुत ज़्यादा गहराई वाला ज्ञान नहीं है। लेकिन चूंकि कुछ इसके बारे में बोलने को कह दिया गया है, तो मैं कुछ ही शब्दों में अपने बातों को रखूँगा। कल फॉर्चुनेटली क्या हुआ, सौभाग्य से, कि मैं आ गया तो 4-5 निषाद जी, लखनलाल जी और ऐसे महत्वपूर्ण वैद्यराज लोग बैठे थे, तो उनके साथ में बड़ा मज़ेदार चर्चा 1-1.5-2 घंटे तक हम लोगों का चलता रहा और बहुत कुछ उन लोगों को के साथ में हमारा ज्ञान का आदान प्रदान भी हुआ था। तो मैं कुछ ही बातें यहाँ पर रखने रहूँगा कि हमारे यहाँ, हमारे देश में ये बताइए कि कितने प्रकार के पौधे भगवान धन्वंतरि से, तो चूंकि उनका नाम आ चुका, बहुत ज़्यादा वो नहीं कहूँगा। वैसे हम भगवान धन्वंतरि से इस ज्ञान का प्रारंभ मानते हैं। अथर्ववेद में फिर आया उनका ज्ञान और फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये दस्तावेजीकरण शुरू हुआ। लेकिन ये तो इलाज तो उसके पहले से ही चल रहा था, उसके पहले से ही चल रहा था। उसके बाद में भी बहुत सारे आए, बारहमीर आए, अपने सुश्रुत आए, चरक आए और अश्विनी कुमार आए और न जाने कितने लोगों ने अपने ज्ञान के को प्रदान करके इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया। अब मैं जानना चाहूँगा, हमारे भारत देश में कितने प्रकार के पौधों का औषधि के रूप में उपयोग होता है, बता पाएंगे आप लोग? लगभग 7 से 8 हजार पौधों का औषधि के रूप में उपयोग होता है। वो कहानी है ना कि वैद्यराज ने पूछा कि भैया अपने चेले को कि तेरी ट्रेनिंग पूरी हुई कि नहीं, तू जा एक ऐसा पौधा खोज के ला जिसका कोई उपयोग नहीं होगा। वो घूमता रहा, लौट के आया गुरुजी के पास। तो बोले हाँ, तो लाया ऐसा पौधा जिसका कोई उपयोग नहीं है? बोले नहीं गुरुजी, एक भी पौधा नहीं मिला ऐसा। बोले हाँ बेटा, तेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई। ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जिसका कोई ना कोई उपयोग ना हो। अब एक बड़ा, अफ्रीका में एक बड़ी मजेदार कहावत है कि एक बुजुर्ग वैद्य का मौत एक पूरे पुस्तकालय के गायब होने के बराबर है। एक वैद्य का, जो अनुभवी वैद्य है, उसका मौत एक पुस्तकालय, बड़े पुस्तकालय के गायब हो जाने के बराबर है। हम वैद्यों को इतना महत्व देते हैं और उनके ज्ञान का इतना महत्व है। क्या आप बता सकते हैं हमारे देश में कितने प्रतिशत लोग परंपरागत इन ज्ञानों से लाभान्वित हो रहे हैं या उसका उपयोग कर रहे हैं? ये महत्वपूर्ण है। हमारे देश में लगभग 70% जनसंख्या अभी भी परंपरागत ज्ञान के ऊपर आश्रित है। अलग अलग देशों में अलग अलग है, कहीं 80% है, कहीं 90% भी है, कहीं 60% है बहुत सारे देशों में, और कहीं हो सकता है यूरोप के देशों में कम हो, लेकिन हमारे देश में ये लगभग 70% है। हम अपनी तुलना चीन से करते हैं, इसलिए करते हैं कि चीन भी परंपरागत ज्ञान में काफी पुराना उसका इतिहास है। चीन और भारत में, हमारे देश में औषधि पौधों की संख्या चीन से ज्यादा है। उनके यहाँ औषधि पौधों की संख्या कम है। लेकिन मालूम, चीन का बाजार औषधीय पौधों का
हमसे 10 गुना ज्यादा है, हमसे 10 गुना ज्यादा है उनका व्यापार। क्यों है भाई ऐसा? 10 गुना ज्यादा क्यों है? इसके लिए अब हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे में क्या खामी है कि हमारे औषधि पौधों का अंतर्राष्ट्रीय महत्व नहीं हो पा रहा है। इसके लिए दो एक बातें हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, हमारे पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम जहां से पौधा ला रहे हैं वह सस्टेनेबल या विदोहन का जो भी सस्टेनेबल को क्या कहते हैं, अक्षय विधि से वो पौधा एकत्रित किया गया है। कि हमने जब इकट्ठा किया, इसका ये मतलब नहीं कि उस पौधे के वहां संख्या या उसकी प्राप्तता पर कोई कमी आई हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट हम कैसे प्राप्त करेंगे, ये हमको देखना है। ठीक है, आप लोग इस पर भी कोशिश करिए कि ये आपका एक सर्टिफिकेशन हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसका इलाज में उपयोग कर रहे हैं। उसका क्या उपयोगी है, कैसे वो दवा प्रभाव डाल रहा है, इसके बारे में हमारे देश में कोई उसका ज्ञान या सर्टिफिकेशन नहीं है। चीन क्या करता है? ये दोनों चीजें करता है कि वो ये बताता है कि ये किस प्रकार से लाभप्रद है, केवल एक उसके कारण वो हमसे 10 गुना ज्यादा है। और हमारे देश में इसकी अभी जरा कमी है। लेकिन अब दिल्ली में एक ऐसी संस्था आ गई है जो आप दवाई देंगे, आपका दवाई आपका रहेगा, लेकिन वो जांच करके बता देंगे आपको, ये सर्टिफिकेट दे देंगे कि ये दवाई इस प्रकार से ये लाभ कर रहा है। ठीक है। अब एक जो दमसिल साहब ने भी बहुत उससे कहा कि हमारे औषधीय पौधे ये समाप्त होते जा रहे हैं। उनका दो एक उदाहरण मैं और थोड़े से बाद में बतलाऊंगा, और इस पर भी आप लोगों को ये ध्यान देना है। लेकिन एक चीज जो हो रही है, हमारे यहाँ औषधि पौधों की खेती कैसे करें, इसके बारे में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। कहीं कहीं किसी किसी प्रदेश ने 20-25 पौधों की खेती कैसे कर सकते हैं। भाई ये बहुत महत्वपूर्ण है, तभी उस पौधे की हम खेती कर सकते हैं। लाके लगाई देने दे खोज देने से नहीं होगा कि हिमालय के पौधे को यहाँ लगा दिए तो वो यहाँ नहीं लगेगा। तो हमको ये भी आप लोगों को विकसित करना है कि ये पौधा है, हमको ये खेती इसकी करनी है। अब आप लोग इलाज करते हैं, बहुत सारे इलाज बतलाया आप लोगों ने। ये बताइए आज जो चैलेंजिंग इलाज है वो कौन कौन से हैं? मेरे को कितना समय है? नहीं, बोलिए। है 10-15 मिनट है ना? अच्छा ठीक है भाई, फिर ठीक है, बोल सकता हूँ। हाँ, तो कुछ बीमारियां बहुत चैलेंजिंग है। आप बता सकते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं? भाई कैंसर है, टीबी है ना? ये ऐसी बीमारियां हैं जिसका अभी हम परंपरागत वाले अगर इस पर हम न जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बहुत दूसरे प्रकार की जटिल है। एक ने हमको मेरे को कहा, सुना मैंने कि वो सिकलिंग का भी करते हैं। एक चीज़ बता दूं आपको, सिकलिंग जिसको हम कहते हैं ये आनुवांशिक बीमारी है। आनुवांशिक बीमारी का दवाई से इलाज नहीं हो सकता, तो उस पर वो बहुत ज़्यादा न जाएं। सिकलिंग का हम केवल तकलीफ भर कम कर सकते हैं। उसको तकलीफ हो रही है वो कम कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते। अभी एक वैज्ञानिक तरीका आया हुआ है, ये यहाँ पर बताना समय वो होगा, बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं बतलाऊंगा अगर कोई इंटरेस्टेड होगा बाद में, कि हम अपने देश से सिकलिंग को कैसे समाप्त कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक तरीका उसका आया है। बहरहाल दवाई से, इन प्रकार के दवाइयों से सिकलिंग का इलाज नहीं हो पाएगा। ये बताइए, मैंने जो कहा चैलेंजिंग दवाई में सबसे ज़्यादा
यहां पर आप ज्यादातर वैद्य को देखेंगे ये कौन सी बीमारी का करते हैं, गठियाबात। गठियाबात ये कैसी बीमारी है, हमारा शरीर हमारे ही शरीर के भाग को बीमारी समझने लगता है। अब क्या करोगे भाई, हमारा शरीर हमारे शरीर के भाग को वो उसको विदेशी पदार्थ समझने लगता है और इसी के कारण होता है गठियाबात। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। अब मैंने छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में मैंने भी सर्वे करवाया है, करीब 400, जो धमशील साहब कह रहे थे 400 मेरे पास 6 जिलों के वैद्यों के नाम पता सहित वो कौन सी दवाई क्या क्या किस किस घटक से बनाते हैं, दवाई को कैसे बनाते हैं और उसका दवाई को कैसे देते हैं, ये ऑलरेडी मेरे पास 6 जिलों का है। लेकिन ये बहुत कम है, हमारे पास तो दसियों हजार वैद्य हैं, दसियों हजार वैद्यों का हमको इन ज्ञान को हमको एकत्रित करना है। इसीलिए आप लोगों को इसके लिए और विशेष निवेदन किया गया है। तो मैं कह रहा था गठियाबात का, गठियाबात आज अगर कोई अच्छे से इलाज कर दे तो भाई मैं बता दे रहा हूं उसको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। नोबेल पुरस्कार विज्ञान का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इतना महत्वपूर्ण, इतना पूरी दुनिया के लोग लगे हुए हैं इस पर, पूरी दुनिया के लोग गठियाबात पर लगे हुए हैं। तो आप लोग अगर कोई है सच में आपके पास सही इलाज है उसको आगे करवाइए और उसका फिर पेटेंटिंग करके आपको नोबेल पुरस्कार से कम नहीं मिलेगा, इतना महत्वपूर्ण ये है। तो ये तो कुछ जनरल बातें हो गई, कुछ दो एक चीजें मजेदार चीजें जो हमारे परंपरागत ज्ञान से वो हो जाती हैं, इनका एक दो उदाहरण मैं बताना चाहूंगा। आप लोग हिमालय कंपनी का नाम सुने हैं, जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनाती है, आज 6 से 7 हजार प्रकार की दवाइयां या 600 700 या 1000 प्रकार की दवाइयां बना रही है। इसकी शुरुआत कैसे हुई मालूम, बड़ा मजेदार कहानी था। वो मोहम्मद इस्लाम या कुछ कोई नाम था उसका, वो वर्मा में घूम रहा था, वर्मा देश में, आजकल जिसको हम कहते हैं म्यांमार कहते हैं। उसने देखा एक जगह जो है जवान 20-22 साल का लड़का था, वो बैठा है, देखा एक हाथी मस्त हो गया। अब मस्त हाथी का तो मतलब समझते हैं आप लोग, फिर वो कंट्रोल के बाहर मस्त हो गया। तो देखा वो एक आदमी गया, एक जड़ लाया, उसको खिला दिया और आधे घंटे के अंदर वो हाथी एकदम शांत हो गया। उसने देखा ये क्या गजब हो गया, और उस पौधे को लाया उसने, किसका जड़ खिलाया था मालूम, किसका जड़ था वो, सर्पगंधा, सर्पगंधा का जड़ था। और उस पर से उसने सबसे पहला दवाई बनाया था सर्पिना। सर्पिना दवाई ये क्या है, हृदय गति के लिए, हृदय के लिए सबसे बड़ी दवाई और सबसे पहली दवाई। ये 1930-1934 की बात है। और उसके बाद फिर तो हिमालय ऐसा बनाते चले गया। तो आप लोगों के पास वो ज्ञान है, कौन से जड़ी को खिलाया, एक देखने वाला होना चाहिए। अब आप ही देखिए उसको कि आपका दवाई इतना असरकार है, उसको आगे बढ़ाइए। और बहुत महत्व उससे, उस दवाई के बल पर हिमालय कंपनी आज अरबों खरबों की कंपनी है, वो बन गई वहीं से शुरू करके। तो आप में से कईयों के पास ऐसी दवाइयां हैं। कल जब बैठे थे बैठे लोगों जी के पास में, तो यही जो पेटेंट का आप धमशील साहब बता रहे थे, एक बड़े मजेदार कहानी जो है वो है कानी आदिवासी केरल के। दिल्ली से एक टीम गई औषधि पौधे खोजने के लिए केरल में। इन लोगों को मैंने कल सुनाई थी ये कहानी। तो उन लोग जंगल में घूम रहे हैं, साहब लोग हैं भाई, साहब लोग ना तो धूप सह सकते, ना प्यास सह सकते, ना थकान सह सकते। अब ना कोई इलेक्ट्रॉल लिया है, कोई छाता लिया है और कोई
अपना खाने का लिया हुआ है और वो सब लेके साहब लोग चले जा रहे हैं। उनके साथ कानी आदिवासी लोग सामान ढो रहे हैं। साहब लोग खाते पीते जा रहे हैं, वो न तो पानी मांग रहे हैं, न खाना मांग रहे हैं, न थकान बता रहे हैं। साहब लोगों ने पूछा कि ये क्या है भैया? तो उन लोगों ने कहा कि साहब हम लोग एक पेड़ का फल खाते हैं, आरोग्य पाचा, वो पेड़ का नाम है वहां पर, आरोग्य पाचा पेड़ का फल खाते हैं साहब, और उसके बाद भूख प्यास थकान हमको कुछ नहीं लगता। उसको ले गए उन लोग, ले जा करके और काफी रिसर्च किए, रिसर्च करके एक दवाई निकाला ताकत की, उसका नाम जीवनी रखा, पेटेंट करवा दिया, पेटेंट को बेचे। दवाई बनाने वाले कंपनी ने जीवनी पेटेंट को लिया। अब क्या हुआ? पैसा मिला उसका, दवाई कंपनी वाले ने पैसा दिया, कितना दिया एग्जैक्ट मेरे को उतना तो आइडिया नहीं, लेकिन पैसे दिए। अब वो कहां से आया है ज्ञान? कानी आदिवासियों से। उस ज्ञान को कोई दूसरा नहीं ले सकता, वो ज्ञान उन्हीं का है, उनका ही रहेगा। तो अब वो पैसा उनको देने का हुआ। अब ये पता चला कि हमारे भारत देश में ऐसा नियम नहीं है कि एक जाति के द्वारा कोई चीज पेटेंट किया जा सके। एक व्यक्ति का पेटेंट हो सकता है, एक व्यक्ति अपना पेटेंट करवा सकता है, एक समूह अपना पेटेंट नहीं करवा सकता। तो आप हमारे नियम को बदल दिया गया हमारे भारत देश के, कि नहीं समूह के द्वारा भी पेटेंट हो सकता है। तो आपके समूह में भी कोई ज्ञान है, आप उसका भी पेटेंट करवा सकते हैं। देखो भाइयों, असली धनार्जन इसी से होगा। आप 5 रुपया 10 रुपया 25 रुपया इलाज करते करते जिंदगी बीत जाएगी। आप जहां थे आपके बच्चे भी वहीं से शुरू करेंगे। आपके 1-2 भी पेटेंट हो जाते हैं, गया आपकी कई पीढ़ियों तक। ठीक कह रहा हूं मैं? ठीक कह रहा हूं ना? ये हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि हमारी कोई अच्छी दवाई है, हम उस पर बिल्कुल निश्चिंत हैं कि ये इसका प्रभाव पड़ेगा। आप आगे बढ़िए, आपको लोग उसका रासायनिक विश्लेषण या जो भी है करके देने को तैयार हैं, लेकिन वो आपका रहेगा। ऐसा नहीं कि उनने किया तो वो चुपचाप छुप के ले लेंगे, नहीं, आपके नाम से पेटेंट होगा। और दवाई बनाने वाली कंपनी एक तो पेटेंट का पैसा देगी, और फिर उस दवाई का जो उसकी रॉयल्टी है, आपको कुछ प्रतिशत आपको रॉयल्टी भी जिंदगी भर मिलता रहेगा। ठीक है? ऐसे ही मैं छत्तीसगढ़ में घूमते रहता हूं, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके बारे में हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं। एक कल ही बात हो रही थी, डेरिया कांदा या मुतरी लाहा कहते हैं। मैं बता रहा था, रायपुर में एक वैद्य है, सरकारी नौकरी में था, साहू करके है, 70-80 हजार रुपये तनख्वाह मिलता था उसको। नौकरी छोड़ दिया और क्या कर रहा है मालूम? केवल हड्डी जोड़ने का काम कर रहा है। वो मुतरी लाहा पेड़ के कांदा से, वो मुतरी लाहा कांदा के उससे। अब इसका क्या हो रहा है वो थोड़ा बाद में बताऊंगा। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे कोई दवाई हैं, अच्छे से आगे बढ़िए, आपको बहुत वो होगा उससे। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं। अब आते हैं हम कि दवाइयां हमारी जो है, औषधि पौधे खत्म होते जा रहे हैं। मुतरी लाहा ये इलाज कहाँ पर चल रहा है? रायपुर से लेकर के बसना तक। रायपुर से लेकर बसना तक जंगल में आप एक भी मुतरी लाहा का पेड़ नहीं मिलेगा, सबका सब निकाल लिए, खत्म हो गया। क्या होगा भाई? वो कहीं और से मंगा रहे हैं, वहां भी खत्म होता जाएगा। ये तरीका ठीक तो नहीं है ना? ये मैं कह रहा था कि वो सस्टेनेबल विदोहन, ऐसा विदोहन हो, अक्षय विदोहन हो उसका, कि वो कम न होने पाए। ये आप लोगों को भी ध्यान रखना है। ठीक है? कुछ पौधे हम लोग स्थानीय स्तर पर हैं, हम लोग बहुत कम जान रहे हैं,
नांगर केना जानते हैं आप लोग? नांगर केना पौधा, मैं पाली में गया था, एक वैद्य बोला साहब नांगर केना का पेड़ नहीं मिल रहा है, ले दे कि मैं एक पेड़ लगाया हुआ हूँ उसका, और इतना मांग है कि लोग दूर दूर से देखने आते हैं उसके घर में उस पेड़ को। ये नांगर केना पेड़ कैसा है, उससे इलाज होता है। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जाओ जंगल में, मैं गया था घूमते, काफी पॉइंट कहते हैं कोरबा में, काफी पॉइंट एक जंगल का भाग है, वहां देखा नागर के ना, तो मेरे साथ एक वैद्य रहा था, बोला साहब आप किसी को मत बताना ये पेड़ यहाँ पर है, नहीं तो कल को ये सब पूरा खत्म हो जाएगा। भाई वो फलता है बढ़िया। अब मेरे पास तो आज वो नहीं है, नहीं तो सबके फोटो सहित आपको बतलाता बढ़िया। उसका फल आता है, लेकर के उसकी खेती करो ना भाई। ऊँटनी लाह का बीज आता है, अंगूर के जैसा फलता है, लगाओ ना भाई उसको। अंगूर के वैसे गोच्छा में फलता है, लगाओ ना भाई उसको। नहीं भैया, किसी को लगाने की फुर्सत नहीं है। हाँ, कांदा निकालते हैं। ऐसे ही अभी अभी मैं गया था अपना फिर से पाली क्षेत्र में, जंगल में घूम रहा था, एक इतना बड़ा पेड़ बताए, क्या नाम है भैया, बलराज। और बोले ताकत की साहब, ये जीवनी जैसे हमारे यहां भी है। बोले ताकत की साहब रामबाण दवाई है, रामबाण, और मैं कसम से खा रहा हूं, कसम से कह रहा हूं कि रामबाण जैसे दवाई है ताकत की। बलराज उसका पौधा फोटो है, कल इन लोगों को बताया था जो वैद्यराज लोग थे। हम उसका क्या कर रहे हैं, उखाड़ते जा रहे हैं, वहां से वो कम होते जा रहा है, कोई लगा नहीं रहा है उसको। कल एक चीज और पूछा मैंने, भैया रसना जड़ी कहीं मिलेगा? मैं बतलाया इनको, नारायणपुर में एक दिन था, मैंने 2 बच्चों को 500 रुपया दिए कि जाओ मेरे को रसना जड़ी ला के देना, खोद पेड़ ला देना, मैं लगाऊंगा। सवेरे से गए, शाम तक लौट के आए, बोले नहीं मिला साहब। ये हाल है रसना जड़ी का। क्यों भैया, जिसको मिला उसने जड़ उखाड़ लिया। अरे भाई उसका बीज आने दो ना, उसका बीज तो इतना बीज आता है, सैकड़ों हजारों बीज आता है, लगाओ ना भैया उसको, क्यों उसको समाप्त कर रहे हो? ऐसे ही मैं घूम रहा था बारनावपारा में, एक महिला वहां पर इलाज करती है, बोले साहब वन अदरक है, वो यहाँ मिलता था साहब पहले, अब मेरे को वो वहां के जंगल से लाना पड़ता है। ये सब सब वही है, हम विदोहन उसका जो है संचयी विधि से नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा मजेदार वो था, यहाँ मैं जंगल में कभी 8-10 साल पहले घूम रहा था, एक विचित्र सा चीज मेरे को यहाँ दिखा जंगल में, उसको निकाला तो उस कीड़े के ऊपर फोटो दिखाता तो मजा आता आपको, लेकिन यहाँ नहीं दिखा पाऊंगा। एक कीड़े के ऊपर कुछ निकला हुआ है ऐसा ऐसा, मैं ले गया, मैंने दिखा ये क्या है अजीब सा, तो उस कीड़े के ऊपर एक फफूंद लगा है, बड़ा विचित्र फफूंद है। वो फफूंद जब कीड़े के ऊपर लगता है तो कीड़े का स्वभाव बदल जाता है, अब या तो वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा या जमीन के अंदर चला जाएगा, उसका स्वभाव बदल गया, और धीरे धीरे वो फफूंद उस पर बढ़ करके उसको मार डालता है और फफूंद उसको खा लेता है। इसको क्यों बता रहा हूं, इसका 1 किलो का कीमत 1 लाख रुपया है। चीन में एक खेल समारोह हो रहा था, उसमें 10 विश्व रिकॉर्ड टूट गए। लोगों ने पूछा भैया ये विश्व रिकॉर्ड कैसे एक के बाद एक तोड़े जा रहे हो यार तुम लोग? कोच को पूछे कि तुम क्या जादू करते हो भाई? कोच ने कहा मैं कुछ नहीं करता साहब, ये फफूंद को खिलाता हूं इनको, वो फफूंद को खिलाता हूं इनको दवाई के रूप में। वो फफूंद हमारे यहाँ उसकी दूसरी प्रजाति है, लेकिन हम इसका गुण नहीं जान रहे हैं, हो सकता है ये उससे भी ज्यादा गुणशाली हो, यहां मिलता है वो फफूंद।
ऐसे ही बारनाव पर हमें मैंने देखा कि ये जो है एक पौधा दिए, कल बतलाया था इन लोगों को, सरफों का सब लोग जानते होंगे। सरफों का साहब कोढ़ का सर्दिया इलाज, जैसे आपने इसका इलाज बतलाया पीलिया का, वो बोले सरफों का कोढ़ का सर्दिया इलाज है। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज्ञान को लेकर बैठे हैं, कोई आगे बढ़ नहीं रहा है। अरे कितना बड़ा उसको वो हो जाएगा, करोड़पति बन जाएगा अगर उससे उसने दवाई बना लिया। ऐसी ऐसी चीजें हमारे यहाँ भरी पड़ी हैं। वो है तेज बल जानते हैं? तेज बल होता है अपना गहरा गुरु का, वो जो है कैलाश गुफा, जो अपना कहाँ का, जसपुर जिले में जो है कैलाश गुफा। तेजबल ये इसका भाई है, तेजम का है? बलराज का भाई नहीं, ये तेजम पेड़ है ना यहाँ, उसका भाई है तेजबल। उसको इस तरह से काट ले रहे हैं, तोड़ ले रहे हैं कि अब स्पेशल प्रोटेक्शन, उसके सुरक्षा के लिए वन विभाग लग गया है कि भैया ऐसा ना हो कि इसको खत्म कर डालें। हार्ट में उसका उपयोग है। तो भाइयों, मैं इसलिए इन चीज़ों को बता रहा हूँ कि ऐसी बहुत मेरे पास छत्तीसगढ़ में ऐसे घूमते घूमते बहुत सारी वो हैं जो बहुत कम होती जा रही हैं, लेकिन हम उनको ध्यान नहीं दे रहे हैं। और अब अंत में मैं फिर से धमशील साहब को ये दोहराना चाहूँगा कि आज इनने जो कहा, हल्दी का पेटेंट का उदाहरण दिया, नीम का पेटेंट हो गया, हल्दी का पेटेंट हो गया, अपना बासमती धान का पेटेंट हो गया, और पता नहीं किस किस चीज़ का पेटेंट होते जा रहा है। इनने जैसे बतलाया ना, आप लोग उसको ध्यान दीजिए कि उससे जो दवाई बन गई, अब आप तो दवाई को खरीद के लगाएंगे, और दवाई वाला पेटेंट खरीदा हुआ है, वो बेच रहा है। अरे हल्दी को पीस के जो हम लगाते थे, अब वो हर कोई फैशन में क्या करेगा, अरे ले आओ उसको लगाओ। उसके लिए क्या बतलाया आपने, ये फिर से ध्यान दो कि अगर वो लिखित रूप में कहीं पर वो ज्ञान है, कहीं भी लिखित रूप में कहीं छपा हुआ है, उसका पेटेंट नहीं हो सकता। तो हल्दी का पेटेंट क्यों हो गया था? लिखित रूप में उसका ज्ञान कहीं नहीं मिल रहा था। सैकड़ों हजारों सालों के दस्तावेज खंगाले गए, तब कहीं एक दो जगह किसी न्यूज़पेपर में और कुछ अरबी भाषा में कुछ लिखा हुआ मिला उसके बारे में। कई सालों खोजते रहे, हजारों लोग खोजते रहे, तब हम बचा पाए हल्दी का पेटेंट होने से, क्योंकि क्या था, वो दस्तावेज उसका बन चुका था। तो आज आप अपने ज्ञान को अपने पास न रखिए, देश के हित में आप लोग इनका दस्तावेजीकरण करने में आप लोग सहायता कीजिए। जो भी दवाई है, अब ये होता है कि आपने अपने ज्ञान को बता दिया, तो कईयों से मैंने पूछा ऐसा, तो उन लोग बोले साहब हम बता तो देंगे, उसके बाद तो हमारा गया, खत्म हो गया। तो भाई ऐसे जैसे कि हम साहब ने बतलाया, वो आपका ज्ञान वो आपका रहेगा, उसको कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये है कि भाई इस चीज़ की हम सुरक्षा नहीं कर सकते कि कोई दूसरा उसको सीख करके अपना उससे इलाज करने लगे। आज हमारे देश में करीब 20,000 पन्ने दस्तावेज इकट्ठा हो चुके हैं। भारत सरकार की CSIR कहते हैं, FRLST कहते हैं, और DST जैसी संस्थाएं, ये 3-4 और आयुष, ये संस्थाएं मिलकर हमारे भारत देश के ये परंपरागत ज्ञान का दस्तावेजीकरण कर रही हैं। आपके नाम से रहेगा वो दस्तावेज, आपको इसमें सहायक बनना है। आप जितना भी ज्ञान है कुछ भी मत रखिए अपने पास। आप एक चले जाएंगे यहाँ से,
आपके साथ पूरी लाइब्रेरी चली जाएगी, पूरी पुस्तकालय चली जाएगी। तो इसीलिए आप समझ सकते हैं दमसिल साहब का कितना ऊंचा सोच है कि इसके दस्तावेजीकरण के लिए सबको आमंत्रित किए हैं, और जिससे कि हम अभी यहाँ से शुरू करें, ये बात फैलते जाएगी, सभी लोग इसमें जुड़ते चले जाएंगे और हमारे छत्तीसगढ़ का एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन जाएगा। ठीक है, तो अब इन पर तो बोलते जाएं तो अपन कई दिन लग जाएंगे, और आप लोगों के ज्ञान के आगे तो मेरा ज्ञान इसमें बहुत कम है। मैं जो सतही ज्ञान था मेरा, वो आप लोगों के सामने मैंने रखा। आप लोग शांतिपूर्वक सुने, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।